रविकांत जी की बड़ी बेटी की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक भी वे उसकी शादी के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए थे। ऊपर से उनकी दूसरी बेटी सीमा भी विवाह योग्य हो गई थी। उसकी चिंता भी उन्हें खाए जा रही थी। ऊपर से लोगों का बार बार टोकना कि बेटियों की उम्र निकलती जा रही है, जल्द से उसके हाथ पीले कर दो। कोई अच्छा लड़का मिले तो बताना। ये कहकर रविकांत जी लोगों की बात को टाल देते, लेकिन चिंता तो उन्हें लोगों से ज्यादा थी। गर्मी की छुट्टियों में उनकी बड़ी बेटी नेहा आई हुई थी। बातों बातों में उसने एक लड़का बताया। बोली, पापा जी, मेरे ससुर जी की अच्छी जान पहचान है, लड़का भी अच्छा है, पैसे वाला परिवार है, राज करेगी हमारी सीमा। वहाँ बेटा, पैसे वाला लड़का है तो दहेज भी ऐसे ही लोग लेगा। और तेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वे इतने बड़े घर से रिश्ता जोड़ सके। मजबूर पिता निराश होते हुए बोला, अरे पापा, वे लोग दहेज नहीं लेंगे। उन्हें तो सिर्फ एक संस्कारी और सुशील लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। अपने पापा को समझाते हुए नेहा बोली, बेटा, फिर भी बहुत कुछ देखना होता है। शादी में अपनी स्थिति को भलीभांत जानते हुए रविकांत जी बोले, अरे पापा, सब हो जाएगा, आप हामी तो भरो। रिश्ते के लिए नेहा ने जोर देते हुए कहा, जब बिटिया इतना जोर दे रही है तो एक बार बात करके देख लो, क्या पता सच में ही हमारी बिटिया सीमा की किस्मत चमक जाए। रसोई में काम करती हुई सीमा की मां सुशीला जी ने कहा। बेटी और पत्नी के इतना जोर देने पर रविकांत जी मान गए। थोड़े दिनों बाद नेहा के ससुर अनिल जी उस लड़के के पिताजी के साथ रविकांत जी के घर आए। सीमा को देखा। अपने बेटे कौशल के लिए उन्हें सीमा बहुत पसंद आई। रविकांत जी और अनिल जी के बीच सारी बातें हुई। अनिल जी ने कहा, अगले हफ्ते हम कौशल को साथ लेकर सीमा को देखने आएंगे। भाई, साथ तो दोनों बच्चों को ही रहना है, ये भी एक दूसरे को देख ले तो फिर शादी की बातें आगे बढ़ाएं। ठीक है अनिल जी, जैसा आपको सही लगे। सीमा को आशीर्वाद देकर वे लोग चले गए। आज अनिल जी का फोन आया। हेलो रविकांत जी। हाँ जी, बोलिए, कैसे हैं आप? अब लोग जवाब में रविकांत जी ने कहा, जी सब अच्छा है। कल हम सीमा बिटिया को देखने कौशल के साथ आ रहे हैं। उधर से अनिल जी बोले, जी अच्छा, हम इंतजार करेंगे। अच्छा जी, नमस्कार। फोन रखते ही रविकांत जी ने अपनी पत्नी को एक खुशखबरी बताई। अरे सुशीला, कल लड़के वाले हमारी बिटिया को देखने आ रहे हैं। मैं बाजार से सामान लेने जाता हूँ, तो घर पर बाकी की तैयारी कर। अरे भाई, लड़के वाले आ गए। बाहर से भागता हुआ सीमा का भाई रवि आया। रविकांत जी और सुशीला जी ने मेहमानों को प्यार से आदर के साथ बिठाया। सीमा का लंबा कद, तीखा नयन नक्श उसके गोरे रंग को और निखार देते थे। तो फिर का कैसे कोई उसे नापसंद करता। फिर कौशल तो उसके सामने रंग रूप में कुछ भी नहीं था, तो वो कैसे सीमा को नापसंद करता। सीमा और कौशल दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर लिया। आज ही सीमा की सासू माँ ने उसे शगुन के तौर पर सोने का हार पहनाकर कहा, आज से तुम हमारी अमानत हो सीमा बिटिया। सुशीला जी, आज से हमारी लाडो का ध्यान रखना। ये कहकर सीमा को खूब सारे आशीर्वाद दिए। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। अब बारात लेकर आएंगे और अपनी सीमा को अपने घर ले जाएंगे। जी ठीक है, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। सुशीला जी ने हाथ जोड़कर लड़कों वालों से कहा। अरे नहीं नहीं बहन जी, कोई गलती नहीं हुई, आप माफी मत मांगिए। सीमा की होने वाली सास ने कहा। घर में जोरों शोरों से शादी की तैयारी चल रही थी। तभी एक दिन बाजार से आते वक्त सीमा का एक्सीडेंट हो गया। सीमा तो बच गई, लेकिन उसका बायां हाथ चला गया। सुशीला जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। शादी का भी बस 1 महीना ही बचा था, इसलिए सभी को चिंता खाए जा रही थी
कि अब क्या होगा, अपाहिज लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। ऊपर से जले पर नमक छिड़कने वाले रिश्तेदार और पड़ोसी। अरे बहन जी, सीमा के साथ तो बहुत बुरा हुआ, अब तो रिश्ता टूट ही जाएगा। इस तरह की बातों से सुशीला जी का हृदय और छलनी हो जाता। 10 दिन बाद सीमा अस्पताल से घर आ गई, लेकिन ना तो उसके ससुराल से ना तो कोई मिलने आया और ना ही किसी का फोन आया। इस बात से रविकांत जी और सुशीला जी दोनों ही बहुत परेशान थे। तभी अचानक से दरवाजे पर किसी की आहट हुई। देखा तो कौशल था, जो कि बहुत ही परेशान दिख रहा था। उसने जैसे ही सीमा जो इस हालत में देखा, उसकी रुलाई फूट पड़ी। उसे देखकर सीमा भी जी भरकर रोई और मुंह छिपा लिया और अपनी माँ से कहा, माँ इनसे कहो ये यहाँ से चले जाए, अब मैं इनके लायक नहीं रही, मैं अपाहिज हो गई हूँ, अब तो मैं खुद पर भी एक बोझ हूँ। नहीं सीमा, तुम ऐसे मत कहो कि तुम मेरे लायक नहीं रही। तुम कल भी मेरे लायक थी और आज भी मेरे लायक हो, और मेरा प्यार इस छोटी सी घटना से बदल नहीं जाएगा। मैं कल भी तुम्हें प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। सीमा का हाथ अपने हाथों में लेकर कौशल ने कहा, बेटा लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा वो मान जाएंगे अब इस शादी के लिए? हमें तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ना तो तुम में से किसी का फोन आया था और ना ही कोई मिलने आया। सुशीला जी ने कौशल से पूछा, आंटी जी कोई माने या ना माने, लेकिन मुझे तो सीमा से ही शादी करनी है। जो मेरे अपने हैं वो मुझे आशीर्वाद देने आ ही जाएंगे। कौशल के मुंह से ये सब सुनकर सुशीला जी की थोड़ी चिंता कम हुई। कौशल अपने घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ बोली, कहाँ गए थे तुम? तुम जानती हो माँ कि मैं कहाँ गया था? गुस्से में कौशल बोला, मतलब तुम सीमा के घर गए थे? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मैं उस अपाहिज लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी करो। कौशल की माँ ने साफ शब्दों में कह दिया, जो सब उसके साथ अब हुआ है, अगर ये सब शादी के बाद होता तो क्या तब भी आप उसे अपनाने से मना कर देती? कौशल ने पूछा, जबकि बात कुछ और होती, तब वो हमारे घर की बहू होती, लेकिन अभी वो हमारे घर की कुछ नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दे। मैं तेरे लिए एक से एक लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। कौशल को समझाते हुए उसकी माँ बोली, मुझे सिर्फ सीमा से गई शादी करनी है, और जिस तारीख को हमारी शादी तय हुई थी उसी दिन हमारी शादी है। अगर आपको अपने बहू और बेटे का साथ चाहिए तो आशीर्वाद देने आ जाना। ये कहकर कौशल अपने कमरे में चला गया। शादी की तयशुदा तारीख पर कौशल सीमा के घर चला गया। उसके माँ ने कहा, भी बेटा मान जाओ, बहुत पछताओगे, लेकिन वो सबकी अनसुनी करके चला गया। ससुराल वालों की न सुनकर सीमा ने मना किया कि मेरे लिए तुम अपने घर वालों मत छोड़ो, लेकिन कौशल ने उसकी एक न सुनी और वही पूजा में से सिंदूर उठाकर उसकी मांग भर दी। कौशल के घर वालों ने नेहा यानी सीमा की बहन के ससुराल वालों ने समझाया कि सीमा एक बहुत अच्छी लड़की है। आज भले ही उसका एक हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी को घर के काम कर ही लेगी। वैसे भी ज्यादातर काम तो दाएं हाथ से होते हैं, उसका तो बायां हाथ गया है, वो भी सिर्फ कलाई तक ही तो। ऊपर से कौशल तो उसी से शादी करेगा। बेटे को हमेशा के लिए खाने से अच्छा है अपाहिज बहू को अपना लो। बेटे की इतनी जिद और नेहा के ससुराल वालों के कहने पर कौशल के माँ पापा मान गए और कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।
अरुणा, यह क्या है? मेरा शर्ट का बटन अभी तक नहीं लगा पाई। तुम यार, तुम औरतें करती क्या हो घर पर पता नहीं। मोहित रूम से चिल्लाते हुए अरुणा को सुनाता है। अरुणा के लिए भी यह रोज का था। मोहित खुद कुछ भी नहीं करता है। अरुणा बीमार सास के साथ 2 साल की बेटी, घर के काम के साथ कभी मोहित के काम करना भूल जाती थी। पर मोहित इस सब को समझ नहीं रहा था। आज मोहित की बहन अंचल भी आई हुई थी। जब उसने यह सब सुना तो वो अरुणा की तरफ देखने लगी, जो किचन में काम करती हुई अपनी आंख को साफ करती है। अंचल वहां से उठकर अरुणा के पास आती है। अरुणा, क्यों इतना हाव खोल रही हो? इसका जवाब क्यों नहीं देती? तुम बोलो, क्या करती हो? तुम 24 घंटे हम औरतें करती क्या हैं घर पर, बोलो। तुम उसे अरुणा अंचल की तरफ देखती है, कुछ नहीं बोलती, अपने काम में लग जाती है। मोहित फोन से बात करते हुए नीचे आता है। अरुणा उसकी चाय टेबल पर रख कर चली जाती है। मोहित फोन रखकर चाय पीता है। एक घूंट लेते ही वो चाय को बाहर उगल देता है और जोर से चिल्लाता है। अरुणा, अरुणा के साथ साथ अंचल भी आती है बाहर। यह क्या है अरुणा, इतनी चीनी वाली चाय? हरी, अब तुमसे घर के काम नहीं होते तो बता दो ना, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अरे हाउस वाइफ हो तुम, तुम्हारा दिमाग कहाँ चलने लगा? आजकल हम जैसे कामकाजी का तो सोचे, पर तुम तो 24 घंटे घर पर रहती। फिर क्या रहता है तुम्हारा? यह सब कभी बटन नहीं लगता है, अभी सब्जी जल जाती है, कभी नमक ज्यादा, कभी चीनी ज्यादा, क्या है यह सब? अब मैं परेशान हो गया हूँ तुमसे अरुणा, अब मुझसे और सहन नहीं होगा। इतना कहकर मोहित घर से बाहर निकल जाता है। अरुणा रोने लगती है। अंचल के आंख में भी पानी आ जाता है। वो जाकर अरुणा को संभालती है। शाम को मोहित घर पर आता है। अंचल अपने कमरे में होती है। मोहित की 2 साल की बच्ची काव्या बाहर खेल रही होती है। मोहित अरुणा को आवाज देते हुए आता है, पर अरुणा नहीं आती है। तो मोहित काव्या को गोद में लेकर, तुम्हारी मम्मी आजकल बहुत आलसी हो गई है, तुम्हें आंगन में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अंचल नीचे आती है। अरुणा अपनी माँ के घर गई थे थोड़े दिन के लिए। तुम काव्या और माँ का ध्यान अच्छे से रखना। मैं भी आज अपने दोस्त के घर जा रही हूँ, तो खाना वहीं खाऊंगी और तुम अपना और माँ का खाना खुद बना लेना। मैं भूल गई बनाना, पर दी मैं खाना कैसा बनाऊंगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। क्यों, ऑफिस चला सकते हो, औरतों पर गुस्सा कर सकते हो, तो खाना क्यों नहीं बना सकते? कामकाजी इंसान, इतना कहकर अंचल बाहर निकल जाती है। मोहित कमरे में जाकर पहले नाइट कपड़े पहनता है, फिर अपने लिए और माँ के लिए खिचड़ी बनाता है और काव्या के लिए दूध गर्म करता है। दूध गर्म करते समय किसी दोस्त का फोन आ जाता है, तो दूध उबल कर बाहर आ जाता है। मोहित का ध्यान जैसे जाता है, वो फोन कटकर जल्दी से गैस बंद करता है। किचन दूध उबल से गंदा हो जाता है और दूध भी थोड़ा ही बचा होता है। खिचड़ी में मोहित ने डबल नमक डाल दिया होता है, जो उसे भी नहीं भा रही होती है। अंचल अपनी माँ को पहले कुछ खिला कर गई थी, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। मोहित को आज भूखा ही सोना पड़ा। जो थोड़ा दूध बचा था वो काव्या को पिला दिया, पर काव्या को दूध कहानी सुनकर पीना होता है और मोहित कहानी से दूर दूर कोई नाता नहीं रहा था, तो काव्या को रोते देख वो थक चुका था। जब तक अंचल आ जाती है और काव्या को कहानी सुनाकर दूध पिलाती है और उसको सुलाकर मोहित के पास आती है। मोहित अंचल को देखकर उसको बैठने को कहता है। मोहित, खाना खा लिया तुमने?
मोहित एक नजर अंचल की तरफ देखता है। दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे से। अरुणा ने घर को कितने अच्छे से संभाल कर रखा था और मैं उसे कुछ भी सुना देता है। मैं तो सिर्फ 7 घंटे काम करता हूँ, फिर भी थक जाता हूँ। वो 24 घंटे लगी रहती है, फिर मुंह से आह भी नहीं निकलती। दी, मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ। मैं कल ही अरुणा से माफी मांग कर लेकर आऊंगा। अंचल के चेहरे पर विजय मुस्कान आ चुकी थी। वो अपने भाई भाभी के टूटते रिश्ते को बचाने के साथ एक औरत का आत्मविश्वास को बढ़ा दिया था। एक औरत दिन भर क्या करती है, यह सब बता दिया था। दूसरे दिन मोहित अरुणा से माफी मांगता है। अपने ससुराल जाकर अरुणा बड़ा मन रखकर मोहित को माफ भी कर देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।